एपिसोड की शुरुआत लिली और शूजी से होती है। लिली चेंग से मिलना चाहती थी। तब शूजी उसे बोलती है कि चेंग की जॉब जाने वाली है। ये सुनकर लिली जरा भी खुश नहीं थी कि आखिर एक अनएम्प्लॉयड पर्सन शूजी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा। उल्टा शूजी को डबल मेहनत करके चेंग के साथ उसकी बेटियों की भी जिम्मेदारी उठानी होगी। पर यहाँ पर शूजी के मुताबिक चेंग को दूसरी जॉब तो मिल ही जाएगी और वो अपनी करंट जॉब भी इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। देखा जाए तो चेंग शियान से ज़्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। वो उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता है, जो क्वालिटी शियान में कभी भी नहीं थी। दूसरी तरफ जियाओ जब अपने अंकल वांग के घर पर वापस आती है तो उसे शियान लिविंग रूम में एक जगह पर बैठकर रोते हुए दिखता है। आई तो थी वो अपना सामान लेकर अंकल वांग के घर वापस जाने के लिए, पर जब शियान उसके सामने अपनी माँ की बीमारी को लेकर रोने लग जाता है और अपने बिहेवियर के लिए उसे माफ़ी मांगता है तो वो पिघल जाती है। लान अब सिर्फ 1-2 महीने ही जी पाएगी। अपनी मॉम को तो वो अब खोने ही वाला है, लेकिन वो जियाओ को नहीं खोना चाहता। शियान उससे प्रॉमिस करता है कि दोनों अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करेंगे, पहले की तरह प्यार से रहेंगे। और इस बच्चे को भी अब शियान अपने बच्चे की तरह रखने के लिए तैयार था, जो सुनकर जियाओ बहुत ज़्यादा खुश थी। अब यहाँ पर दोनों के बीच सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। इधर योयो अपने बॉस हान के साथ बात कर रही थी। इस दौरान उसे पता चलता है कि हान ने अब तक शादी नहीं की है। एक लड़की से उसे प्यार हुआ था, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से उसे उसकी शादी नहीं हो पाई। पर फिर भी वो खुश है क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं और उसकी एक फैमिली है। उसके बाद योयो हान से सिमेट्री के हॉस्टल में रहने की परमिशन मांगती है क्योंकि उसे घर में नींद नहीं आती। हान भी उसे रहने के लिए रूम दिला देता है जहाँ पर योयो रहने वाली थी। सिर्फ वीकेंड पर घर जाने वाली थी। अगले दिन फिर चेंग ऑफिस जाने ही वाला था, तभी उसे उनकी कंपनी के सबसे बड़े डीलर मिस्टर जाओ की सेक्रेटरी शिन का कॉल आता है। शिन यहाँ पर उसे अपनी जॉब बचाने का एक मौका देती है। मिस्टर जाओ आज अब्रॉड जाने वाले हैं और वहाँ जाने से पहले अगर चेंग एक अच्छी डील की प्रेजेंटेशन उन्हें दे पाया तो उसकी जॉब बच जाएगी, नहीं तो मिस्टर जो को वापस आने तक चेंग की जॉब चली जाएगी। ये सुनकर चेंग आज ही उनसे मिलने का डिसाइड करता है, लेकिन मिस्टर जो इस टाइम काफ़ी दूर एक होटल में रुके हुए थे और उसे आधे घंटे में वहाँ पर पहुँचना था, इसलिए वो तुरंत उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाता है। वहीं शुकाई आज अपने बच्चों को उनके फादर शियान के घर पर भेजने के लिए तैयार थी। तामी तो अपने फादर से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। कुछ ही टाइम में शियान अब शुकाई के घर पर पहुंचता है और घर के अंदर जाने से पहले वो लान को समझा देता है कि उन्हें अपनी पोती दामी को भी जाओ जितनी इक्वली प्यार देना है और उसे हर्ट नहीं करना है, नहीं तो शुकाई फिर कभी उन्हें जाओ से मिलने नहीं देगी और बच्चों से मिलने के लिए उसे डबल पैसे भी लेगी। यही सुनकर लान उसकी बात मान जाती है। लान को सिर्फ अपने पोते से से प्यार था, लेकिन ज्याओ के लिए वो दामी से प्यार का नाटक करने के लिए भी तैयार थी। उसी टाइम दामी और ज्याओ उनके पास आते हैं, लेकिन लान तो दामी को इग्नोर करके सीधे ज्याओ के पास जाती है और उसे गोद में लेकर प्यार करने लग जाती है, जो चीज़ दामी को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। वहीं पर शुकाई खड़ी होकर उनकी ये हरकतें देख रही थी। शुकाई नाराज न हो जाए इसलिए शान अपनी बेटी को प्यार करने लग जाता है, पर असल में तो शियान और लान दोनों ही जियाओ से ज़्यादा प्यार करते थे। शुकाई को दिखाने के लिए लान भी यहाँ पर दामी से प्यार करने का नाटक करती है और उसे खाने में क्या पसंद है ये सब पूछती है। शुकाई तो उनका नाटक अच्छे से समझ रही थी, फिर भी वो उस टाइम उन्हें कुछ नहीं बोलती और डील के मुताबिक शियान से 8000 युआन लेकर बच्चों को उसके साथ भेज देती है। दूसरी तरफ जियाओ को अंकल वांग का कॉल आता है, जो कि उसे शियान के साथ डिवोर्स प्रोसेस शुरू करने की बात कहते हैं। तब जियाओ उन्हें बताती है कि शियान के साथ उसकी सारी प्रॉब्लम्स अब ठीक हो चुकी है। शियान ने इस बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब भला वो उससे डिवोर्स क्यों लेगी। उसका ये बदला हुआ रूप देखकर वांग और यान उससे नाराज हो जाते हैं कि आखिर वो शियान की छोटी छोटी बातों से कैसे बदल सकती है। इसलिए गुस्से में वो दोनों जियाओ का कॉल कट कर देते हैं। उस टाइम जियाओ को उसी स्ट्रेंजर हाउ का मैसेज आता है, जिसे जियाओ आज के बाद कांटेक्ट करने से मना कर देती है क्योंकि अब उसका रिलेशन उसके हस्बैंड से ठीक हो चुका है। तो अब हाउ को मैसेज करना शियान को धोखा देना जैसा होगा, जो कि वो नहीं करना चाहती। ये सुनकर हाउ परेशान हो जाता है। इतने दिनों से उसने उस पर इतनी मेहनत की ताकि सही टाइम आने पर वो उसे स्कैम कर सके, लेकिन अब तो उसका काम होने से पहले ही जियाओ खुद ही उससे कनेक्शन तोड़ रही है। तब उसका बॉस उसे एडवाइस देता है कि वो जियाओ को बोले कि वो हमेशा उसके लिए खड़ा रहेगा, उसका वेट करेगा। ऐसे मैसेजेस लड़कियों के दिल को छू जाते हैं। हाउ ऐसे ही जियाओ को मैसेज करता है, जो कि जियाओ को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जिसके बाद हम हान को देखते हैं, जो कि सुबह उठकर अपने काम पर लग जाता है, लेकिन योयो अब तक ऑफिस में नहीं आई थी, इसीलिए वो उसके रूम तक जाकर उसे आवाज़ लगाता है। लेकिन जब कई बार आवाज़ देने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हान टेंशन में अंदर आ जाता है। वो दरवाजे और विंडो के पास जाकर योयो के लिए चिल्लाने लगता है। कुछ देर बाद जाकर योयो विंडो के पास आती है
और फिर जाकर हान के लिए दरवाज़ा ओपन करती है। हान उसकी गहरी नींद से परेशान हो चुका था कि आखिर किसी पर्सन को सिमेट्री में इतनी गहरी नींद कैसे आ सकती है। उसे लगा कि योयो को कुछ हो गया होगा, उसे थोड़ा तो होश में रहना चाहिए ना, लेकिन योयो भी क्या करे, उसे घर में नींद नहीं आती और इस सिमेट्री में सोने पर उसकी नींद आसानी से खुलती नहीं है। जो सुनकर हान उसे और आधा घंटा सोकर काम पर आने का ऑर्डर देता है। वहीं चेंग थोड़ा देर से होटल पहुंचता है। अब तो मिस्टर जू एयरपोर्ट जाने वाले थे, पर चेंग भी क्या करे, उसके घर से इस होटल तक आधे घंटे में तो नहीं पहुंचा जा सकता है। शिन चेंग की प्रॉब्लम जानती थी, वो भी नहीं चाहती थी कि चेंग जैसे किसी सिंगल फादर की जॉब चली जाए, उसके ऊपर कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तब चेंग शिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो मिस्टर जो को एयरपोर्ट छोड़कर आएगा, इसी बहाने वो कार में उनसे बात भी कर पाएगा। तो शिन भी यहाँ उसके आइडिया को मान जाती है और वो मिस्टर जू की कार खराब होने का बहाना बनाती है। तब तो मिस्टर जू को चेंग की कार में एयरपोर्ट तक ही जाना पड़ेगा। अब क्योंकि चेंग मिस्टर जू को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया, तो वो अपनी बेटियों को डांस क्लास से पिकअप नहीं कर पाएगा। आज तो उसकी बेबीसिटर भी छुट्टी पर है, इसलिए वो अपने इन लॉज को कॉल करता है ताकि वो उसकी बेटियों को क्लास से पिक कर सके। लेकिन जैंग ना तो खुद चेंग का कॉल उठाता है और ना ही अपनी वाइफ को कॉल पिक करने देता है। असल में वो चेंग को रियलाइज़ करवाना चाहते थे कि उनके बिना चेंग अकेले अपनी बेटियों को नहीं संभाल सकता। जैन अब तभी चेंग का फ़ोन उठाएगा जब वो उसे 5 बार कॉल करेगा, पर जैन ने जैसे सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता। अपने इन लॉज से कोई रिस्पॉन्स ना मिलकर चेंग शुकाई को कॉल करके उसकी बेटियों को डांस क्लास से पिकअप करने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए वो तुरंत ही मान जाती है। उसे सिर्फ चेंग के आने तक उसकी बेटियों को संभालना था। दूसरी तरफ शियान और लान बच्चों को लेकर उनके घर पर आ चुके थे। बिल्डिंग के बाहर उनकी कॉलोनी के कुछ लोग भी थे, जिन्हें लान अपने पोते जियाओ से मिलवाती है और उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लग जाती है। घर पहुंचते ही लान ने दामी को पूरा इग्नोर कर दिया था, जो चीज़ दामी को काफ़ी बुरी लगती है। लेकिन भले ही दामी की दादी उसे इग्नोर करे, पर उनके नेबर्स उसे काफ़ी अच्छे से पहचानते थे, जो कि उसके साथ बातें करने लगते हैं और उसके अच्छे बिहेवियर की तारीफ करते हैं। यहाँ पर लान तो अपने नेबर्स और जियाओ के साथ ही बिजी थी, इसीलिए शियान दामी को घर के अंदर ले जाता है। इस दौरान दामी उससे पूछती है कि क्या ग्रैंडमा उसे ज़रा भी प्यार नहीं करती। तब शियान उसे समझाता है कि दामी को तो उसकी दादी ने पैदा होने से देखा है, वो अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसकी दादी को आज तक जियाओ के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला है, इसलिए वो जियाओ की इतनी क्लोज है, लेकिन वो उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ये सुनकर दामी को थोड़ी खुशी मिलती है और उसका मूड सही करने के लिए शान उसे अपनी पीठ पर उठाकर घर के अंदर लेकर जाता है। इधर मिस्टर जू चेंग के साथ एयरपोर्ट जाने के लिए रेडी थे, लेकिन उसकी कार देखकर उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है। पूरे कार की सीट्स डॉल से सजी हुई थी। तब चेंग उन्हें बोलता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड शुकाई की कार है, जिसकी वो सर्विसिंग करवा कर ला रहा था। शिन फिर चेंग को मिस्टर जू के साथ बैठने के लिए बोलती है और कार वो ड्राइव करती है ताकि चेंग शांति से बैठकर उनसे बात कर सके। रास्ते में चेंग मिस्टर जू को एक न्यू डील का प्रेजेंटेशन दिखाता है, जिसका उसने 60% काम कर लिया था, लेकिन अब तक उनके क्लाइंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा था। ये डील उनकी एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर चेंग का काम इतना स्लो है ये देखकर मिस्टर जू खुश नहीं थे। तब शिन यहाँ पर चेंग की तरफ से मिस्टर जू को समझाने लग जाती है। चेंग की काम की तारीफ करती है, क्योंकि आज तक उसने अपने काम में कोई भी गलती नहीं की थी। पर चेंग की कंपनी के ओनर मिस्टर लू अब चेंग को जॉब से निकालना चाहते हैं, इसीलिए चेंग के लिए मिस्टर जू से एक बड़ी डील अपनी कंपनी के लिए लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि उसकी जॉब बच जाए। ये सुनकर मिस्टर जू को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी में चेंग जैसे हार्डवर्किंग लोग चाहिए। तो अगर चेंग उनकी कंपनी में काम करना चाहे तो मिस्टर जू को बहुत ही खुशी होगी। चेंग मिस्टर जू का ये जॉब ऑफर लेना तो चाहता था, लेकिन उसके जिन 2 टीम मेंबर्स की जॉब जाने वाली थी, उन्हें भी वो अपने साथ मिस्टर जू की कंपनी में लाना चाहता था। मिस्टर जू को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन 2 एम्प्लॉयज़ की सैलरी को 30% कम करके उस अमाउंट को वो चेंग की सैलरी में इंक्रीज कर देंगे। अगर इस चीज़ के लिए चेंग राजी है तो वो उनकी कंपनी ज्वाइन कर सकता है। चेंग को समझ नहीं आता कि वो इस चीज़ पर क्या रिएक्ट करें, ये जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करे या फिर नहीं। वहीं शुकाई चेंग की बेटियों को डांस स्कूल से पिकअप करने के लिए जाती है। उस टाइम पर चेंग की बेटियां बैले डांस कर रही थी। दोनों इतनी प्यारी लग रही थी कि शुकाई उनकी एक फ़ोटो क्लिक कर लेती हैं। दूसरी तरफ जैन चेंग की कॉल का वेट करते करते थक चुका था। उनकी हालत देखकर मॉम को तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, इसीलिए थक हार कर वो खुद ही चेंग को कॉल करते हैं, लेकिन चेंग इस बार उनका कॉल नहीं उठाता। इस बात से गुस्सा होकर जैना फिर कभी भी उसका कॉल नहीं उठाने का डिसाइड करते हैं। वहीं डांस टीचर जे और बेबे से शुकाई के घर जाने को कहती हैं, क्योंकि उनके फादर ने पहले उन्हें कॉल करके दोनों लड़कियों को शुकाई के साथ भेजने को कहा था, लेकिन दोनों यहाँ पर शुकाई से इतनी नफरत करती थी कि दोनों उसके साथ जाने से मना कर देती हैं।
पर शुकाई उन दोनों को बर्गर खिलाने का लालच देकर अपने साथ चलने के लिए राजी कर लेती है। लेकिन डांस स्कूल के गेट तक आते ही दोनों लड़कियों उसे परेशान करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाती हैं। शुकाई को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो टीचर को जे के पीछे जाने को बोलकर खुद बेबे के पीछे भाग जाती है। भागते भागते शुकाई एक मॉल में आकर वहां पर बेबे को पकड़ लेती है। लेकिन वो अब शुकाई को परेशान करने के लिए आसपास के लोगों को बोलने लग जाती है कि उसकी स्टेप मॉम उसे मार रही है और जबरदस्ती कहीं पर ले जा रही है। आसपास के लोग तो पुलिस को कॉल कर देते अगर सही टाइम पर टीचर वहां ना आती। टीचर जे के पीछे ही भाग रही थी, पर पता नहीं वो कहाँ पर गायब हो गई और अब वो कहीं मिल नहीं रही है। ये सुनकर शुकाई बेबे को टीचर के हवाले छोड़कर खुद जे को ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ लान आज अपने पोते को प्यार से खाना खिला रही थी। आज पहली बार था जहाँ वो जियाओ को खाना बनाकर खिला रही थी। सब खाना लान ने यहाँ पर जियाओ की पसंद का बनाया था, लेकिन दामी की पसंद का कुछ भी नहीं था। फिर भी दामी बिना किसी कंप्लेन के चुपचाप खाना खाने लग जाती है। उसे बहुत ही बुरा फील हो रहा था क्योंकि उसकी ग्रैंडमा उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन उसके ग्रैंडपा तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसे अपने हाथों से खाना खिला रहे थे और उसके फादर श्यान भी उसे प्यार कर रहे थे ताकि दामी को अकेला फील ना हो। इधर शुकाई चेंग को कॉल करके जे के मिसिंग होने के बारे में बोल देती है। ये सुनकर चेंग तुरंत उसी मॉल की तरफ निकल जाता है। वहीं जियाओ अपने इन-लॉज के घर पर आ चुकी थी। उसे पहले ही श्यान से दामी और जियाओ के आने के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो दोनों बच्चों के लिए कई सारे गिफ्ट्स भी लेकर आई थी। पर रियलिटी में वो श्यान के साथ अपना रिश्ता सही करने के लिए ये सब कर रही थी। जियाओ को वहाँ पर देखकर लान बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिर जियाओ भी तो उनको एक ग्रैंडसन देने वाली है और लान भी अब उसे यहाँ पर खाना खिलाने लग जाती है। इस दौरान श्यान नोटिस करता है कि उसकी मॉम भले ही दूसरों के सामने एनर्जेटिक दिखती हो, लेकिन उन्हें बीच बीच में काफ़ी पेन फील हो रहा था। दूसरी तरफ शुकाई को जब जे कहीं पर भी नहीं मिलती तो वो टीचर और बेबे को साथ लेकर मॉल का सीसीटीवी चेक करने के लिए आती है। तब तक वहाँ पर चेंग भी आ चुका था, जो कि जे के मिसिंग होने को लेकर शुकाई पर बहुत चिल्लाता है। लेकिन इस टाइम शुकाई उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करती और सीसीटीवी फुटेज में जे को ढूंढने लगती है। साथ ही मॉल में जे को लेकर अनाउंसमेंट भी की जा रही थी। इस दौरान उन्हें एक जगह पर वो दिखाई दे जाती है, लेकिन उसके बाद जे जहाँ पर गई थी वहाँ का सीसीटीवी कैमरा खराब हो चुका था, इसीलिए वो लोग उसके लास्ट लोकेशन के पास पहुंचकर उसे ढूंढने का डिसाइड करते हैं। साथ ही चेंग ने अब जे के मिसिंग होने के बारे में अपने इन-लॉज को भी बता दिया था, जिस बात पर मॉम तो जैन से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि अगर वो अपनी जिद छोड़कर टाइम पर चेंग का कॉल उठा लेते तो जे उनके घर में होती और वो मिसिंग नहीं होती। लेकिन अब इन सब बातों का टाइम नहीं था। दोनों जे को ढूंढने के लिए मॉल की तरफ निकल जाते हैं। इस दौरान कार भी मॉम ड्राइव करती है क्योंकि जे को लेकर टेंशन की वजह से जैंग से तो कार भी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। इधर लान जियाओ को सुला रही थी। उस टाइम उसकी हेल्थ कुछ ठीक नहीं नजर आ रही थी। तभी वहाँ पर उनके हस्बैंड सॉन्ग आते हैं जो कि वहीं पर सोना चाहते थे, लेकिन लान उन्हें बाहर जाकर सोने के लिए बोलती है ताकि जियाओ कंफर्टेबली सो सके। इस बात पर दोनों के बीच छोटी सी आर्ग्यूमेंट होती है, जिस दौरान लान कमजोरी की वजह से गिर जाती है। तभी वहाँ पर श्यान आता है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि सॉन्ग ने उसकी मॉम पर हाथ उठाया होगा। गुस्से में वो अपने फादर का कॉलर पकड़ लेता है, पर सॉन्ग यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी लान उसे बोलती है कि वो कमज़ोरी की वजह से गिरी थी, उसको सॉन्ग ने नहीं मारा था। तब जाकर श्यान को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है और वो अपने फादर से बात करने के लिए जाता है, जहाँ सॉन्ग उसे बोलता है कि हर टाइम गलती उनकी नहीं है। श्यान को क्यों भला अपनी मॉम की गलती कभी नहीं दिखाई देती। वो एक टाइम पर एक सक्सेसफुल डॉक्टर थे, लेकिन लान को उन पर इतना शक था कि एक दिन वो हॉस्पिटल पहुंच गई और एक नर्स के साथ उनका अफेयर होने का इल्ज़ाम लगाने लगी। उस नर्स को भी लान ने काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट किया था। उस टाइम पर उनका प्रमोशन होने वाला था, पर लान की इस हरकत और हंगामे की वजह से उनकी इतनी बदनामी हुई कि उनका प्रमोशन कभी भी नहीं हुआ। उनके दोस्तों ने उनका साथ छोड़ दिया, लोगों ने उनसे बात करना कम कर दिया क्योंकि लान उन्हें सबसे दूर करना चाहती थी। और अब रिटायरमेंट के बाद अगर वो अपनी खुशी के लिए कोई एक्टिविटी या फिर डांस क्लास ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर भी लान पहुँचकर हंगामा करने लगती है। लान की वजह से ही वो अपनी पोती दामी से दूर हो गए। देखा जाए तो लान ने उनकी पूरी लाइफ बर्बाद करके रखी है। ये सभी बातें श्यान को पहले से पता है, पर अब जो कुछ भी हो गया वो उसे बदल तो नहीं सकता और अब लान के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। डॉक्टर ने भी हार मान ली है, अब सिर्फ 1-2 महीने ही वो जिंदा रहेगी। इसलिए शान अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि वो सिर्फ 2 महीने उसकी माँ को खुश रखे, उन्हें आखिरी टाइम में खुशी से मरने दे और उन्हें कोई भी दुख ना दे। लान के पास इतना कम टाइम है, ये बात सुनकर सॉन्ग को बहुत ही बुरा लगता है। आखिर है तो वो उनकी वाइफ ही, इसीलिए वो लान के इन आखिरी दिनों में उसे खुश रखने का डिसाइड करते हैं। इधर चेंग को अपनी बेटी बेबी से पता चलता है कि जे के मिसिंग होने में शुकाई की कोई
कोई भी गलती नहीं है। वो दोनों ही शुकाई को परेशान करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में भागी थी। तब से ही जे मिसिंग है। इसी बीच शुकाई को जे दिख जाती है तो लेडीज उसे अपनी बेटी बोलकर अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रही थी। आसपास के लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में पुलिस को कॉल करे या फिर नहीं। कहीं ये लेडी जे की माँ तो नहीं है। जे भी यहाँ पर रोते रोते बोल रही थी कि ये उसकी मॉम नहीं है, वो उन्हें नहीं पहचानती और उसे अपने फादर के पास जाना है। दोनों लेडीज तो अब यहाँ पर उसे किडनैप कर ही लेती अगर सही टाइम पर वहाँ शुकाई नहीं आती। शुकाई उन दोनों लेडीज से छुड़ाकर जे को अपने पास लेती है और वहाँ पर मौजूद झाड़ू से उन दोनों को पीटने लग जाती है। तब तक चेंग और उसके इन-लॉज भी वहाँ पर आ चुके थे, जो कि उन दोनों लेडीज को बड़ी मुश्किल से पकड़ लेते हैं और वहाँ पर मौजूद लोग पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। जिसके बाद हम शाओ को देखते हैं, जो कि आज अपने मैट्रिमोनी ऑफिस में नहीं गई थी, लेकिन रान वहाँ पर उसे ढूंढते हुए आ गया था। वो असिस्टेंट से उसी के बारे में बात कर रहा था कि शाओ हाई स्कूल में उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो उसके प्यार में पागल थी। रान की ये सारी बातें शाओ घर पर बैठकर सीसीटीवी फुटेज में सुन रही थी और उसे रान की इन हरकतों को देखकर उस पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसे कैसे उनकी पर्सनल बातें किसी को बता रहा है। उसी टाइम उनके ऑफिस में उनकी एक क्लाइंट आती है जिसे जुरान से मिलवाता है। वो क्लाइंट भी सेकंड मैरिज करने के लिए वहाँ पार्टनर ढूंढने आई थी। उस क्लाइंट के साथ रान बहुत ही हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहा था, जो देखकर शाओ काफ़ी जेलस होती है। वहीं उन दो किडनैपर लेडीज़ को पुलिस ने पकड़ लिया था। दोनों लेडीज़ छोटे बच्चे की ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती थी। आज जे शुकाई की वजह से एक बड़ी मुसीबत से बची थी और गलती से चेंग ने उस पर चिल्ला दिया था। लेकिन अब जब चेंग उससे माफ़ी मांगने का सोचता है तब शुकाई वहाँ से घर जा चुकी थी और जाते टाइम वो सिर्फ चेंग के इन-लॉज से मिली थी। चेंग से तो उसने बात भी नहीं किया और ना ही शुकाई चेंग का कॉल उठाती है। शायद वो उससे नाराज़ थे। चेंग मैसेज भेजकर उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो उसका भी रिप्लाई नहीं देती। अब चेंग को पूरी सच्चाई अपनी बेटियों से जाननी थी कि आखिर उन्हें शुकाई से इतनी नफरत क्यों है। तब उसकी बेटियां उसे बोलती है कि ग्रैंडपा ज़ांग ने उन्हें बोला था कि स्टेप मॉम कभी भी अच्छी पर्सन नहीं होती। सिंड्रेला की स्टेप मॉम ने जिस तरीके से उसे टॉर्चर किया था, ठीक उसी तरीके से शुकाई भी उनकी स्टेप मॉम बनने के बाद उन्हें वैसे ही टॉर्चर करेगी। इसीलिए वो दोनों उसे पसंद नहीं करते और उसे परेशान करते हैं। यहाँ पर मॉम भी चेंग को बता देती है कि ये सब कुछ उसके फादर इन लॉ ज़ैंग की वजह से हुआ है। उन्होंने शुकाई के खिलाफ बच्चों के दिल में जहर भरा था और उन्हें स्टेप मॉम को लेकर भड़काया था और उन्होंने आज चेंग का कॉल भी जानबूझकर नहीं उठाया था ताकि वो उसे रियलाइज़ करवा सके कि उनके बिना चेंग अपनी बेटियों को अकेले नहीं संभाल सकता। जैन यहाँ पर अपनी गलती के लिए काफ़ी गिल्टी फील कर रहे थे। आज जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी बहुत ही बड़ी गलती है। उन्हें सही टाइम पर चेंग का कॉल उठा लेना चाहिए था। चेंग भी यहाँ पर आज उन्हें बहुत सुनाता है कि उसकी जॉब खतरे में है, वो हर टाइम बच्चों को नहीं संभाल सकता, इसीलिए उन्हें टाइम पर उसका कॉल उठाना चाहिए। अपनी बेटियों को संभालने में उसे उनकी हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। वहीं शाओ और शुकाई एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ पर शुकाई चेंग से नाराज़ थी, तो वहीं शाओ रान के बिहेवियर से परेशान थी। अगर रान उससे इतना ही प्यार करता है तो उसने उसे जाओ के लिए धोखा कैसे दिया और बाद में उसने किसी और लड़की से कैसे शादी कर ली और अभी वो बेशर्मों की तरह उससे प्यार की बातें करके उसकी मैट्रिमोनी कंपनी के क्लाइंट के साथ बातें कर रहा था। उसका कैरेक्टर तो उसे शान से भी खराब लग रहा है। शुकाई को ये सभी बातें बोलकर शाओ गुस्से में ड्रिंक किए जा रही थी। वहीं चेंग की मदर इन लॉ उसे अकेले में बात करती है और उसे समझाती है कि उसने बिना पूरी बात जाने शुकाई पर चिल्लाकर अच्छा नहीं किया। उसके भी 2 बच्चे हैं तो वो जानबूझकर चेंग की बेटियों के साथ बुरा क्यों करेगी। शुकाई जैसी अच्छी लड़की चेंग को और दूसरी नहीं मिलेगी। वो उसकी बेटियों के लिए एक अच्छी माँ बन सकती है, तो चेंग को उसे मनाना चाहिए, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। चेंग को भी उनकी बात सही लगती है और वो शाओ को मैसेज करके पूछता है कि आखिर शुकाई की नाराज़गी वो कैसे दूर करे, क्योंकि वो उसका कॉल नहीं उठा रहे। चेंग का मैसेज देखकर शाओ को एक बदमाशी करने का आइडिया आता है, जो कि हमें आगे पता चलेगा। वहीं योयो आज अपनी सिस्टर की ग्रेव पर फ्लावर्स चढ़ाने के लिए आती है और उससे बातें भी करती है। इस सेमेट्री में काम करके उसे अपनी सिस्टर का साथ मिल चुका था। योयो फिर हान के पास जाती है, जो कि उस टाइम एक्सरसाइज कर रहा था, और उससे एक कॉस्टली कार के बारे में पूछती है जो कि उन्हीं की सेमेट्री के गार्डन में पार्क थी। हान उसे बोलता है कि वो कार उसी की है, पर योयो को उसकी बात पर यकीन नहीं था कि आखिर इतनी कॉस्टली कार हान की कैसे हो सकती है। तब हान उस कार को अनलॉक करके उसे दिखाता है और हान की इतनी कॉस्टली कार देखकर योयो तो काफ़ी ज़्यादा शौक थी। जिसके बाद हम दामियो और जियाओ को देखते हैं
जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर डिनर कर रहे थे और अब डिनर के बाद उन्हें वापस से शुकाई के घर पर जाना पड़ेगा। ये बात लान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसे अपने ग्रैंडसन के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था, इसीलिए वो जाओ को अपनी मॉम की बात इग्नोर करके आज उन्हीं के साथ रहने के लिए बोलती है। ये बात दामी और जियाओ को सही नहीं लगती, इसीलिए दामी के एक इशारे पर जियाओ वहीं फ्लोर पर लेट कर उन्हें परेशान करने लग जाता है। दोनों सिबलिंग्स घर से ही सोच कर आए थे कि अगर उनकी माँ के बारे में किसी ने कुछ गलत बोला तो दोनों उन्हें परेशान करके रख देंगे। शियान उनकी ये बात समझ जाता है और शियान की रिक्वेस्ट पर दामी जियाओ को हंगामा बंद करने का इशारा करती है, जिसके बाद जियाओ फिर से टेबल पर बैठकर डिनर करने लग जाता है। इन सब से लान समझ गई थी कि वो अपने ग्रैंड चाइल्ड से कब मिलेगी, कितना मिलेगी, ये सिर्फ शुका ही डिसाइड कर सकती है और शुकाई से लड़ना मतलब कि अपने ग्रैंडसन का चेहरा फिर से ना देख पाना। इधर चैन अपनी बेटियों को छोटे छोटे काम सिखा रहा था। उसी टाइम शाओ उसे कुछ लड़कों के डांस वीडियोस भेजती है और उसे बोलती है कि शुकाई को डांसर लड़के बहुत ही पसंद है, अगर वो इस तरीके से डांस करेगा तो शुकाई उसे माफ़ कर देगी। और डांस भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, अपनी बॉडी दिखाकर उसे कोई सेक्सी सा डांस करना होगा, तभी वो शुकाई को मना पाएगा। ये चीज़ चैंग के लिए बहुत ही बड़ी बात थी, वो कोई डांसर थोड़ी ना है, लेकिन शुकाई को मनाने के लिए वो डांस प्रैक्टिस भी करने लग जाता है। उसकी ये सभी हरकतें उसकी बेटियाँ देख रही थी और अपने फादर को पहली बार डांस करता हुआ देखकर दोनों ही काफ़ी शौक थी। इधर प्रेगनेंसी की वजह से जियाओ को आजकल लान ज़रा भी काम नहीं करने देती। वो अपने बेटे शियान के पास जाती है, जो कि वो उस टाइम बर्तन धो रहा था। लान के मुताबिक उन्हें सिर्फ बच्चे होने तक जियाओ की केयर करनी है, उसके बाद जियाओ को तो पूरी लाइफ अकेले घर ही संभालना है, तो अब जियाओ को थोड़ा सा रानी की तरह उन्हें आराम करने देना चाहिए। तभी उनके घर में एक फोटोग्राफर आता है जिसे शान ने वहाँ पर बुलाया था। वो बच्चों और अपनी मॉम के साथ फैमिली फ़ोटो लेने की बात कहता है, पर रियलिटी में वो अपनी मॉम की मौत से पहले उनकी एक फ़ोटो मेमोरी के रूप में रखना चाहता था। फ़ोटो से पहले जियाओ लान का मेकअप ठीक करती है और उन्हें अपनी लिपस्टिक लगा देती है, जिसके बाद लान पूरी फैमिली के साथ फ़ोटो खींचती है, जो चीज़ शियान और सॉन्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी। उन्हें पता है कि ये फ़ोटो लान के साथ उनकी आखिरी फ़ोटो है। कुछ देर बाद दामी और जियाओ अपने घर जाने के लिए रेडी होते हैं। जाते टाइम लान जियाओ को ही ज़्यादा प्यार करती है, जो देखकर दामी को काफ़ी बुरा लगता है, पर यहाँ पर लान समझ चुकी थी कि जियाओ अपनी बहन दामी के कंट्रोल में है, इसीलिए उसे दामी को भी प्यार दिखाना होगा, भले ही वो झूठा प्यार हो। इसीलिए जाने से पहले लान दामी को थोड़े पैसे देती है और अपनी दादी का प्यार देखकर दामी को थोड़ी खुशी मिलती है, पर यह खुशी ज़्यादा टाइम नहीं रहती, क्योंकि लान दामी को उन पैसों से जियाओ को भी स्नैक्स खिलाने के लिए बोलती है। दामी अब समझ जाती है कि उसकी ग्रैंड माँ उसे दिल से प्यार कभी भी नहीं करेगी। फिर हम जियाओ को देखते हैं, जो कि वहाँ से निकलते टाइम उस लिपस्टिक को डस्टबिन में फेंक देती है, जिसे उसने लान को लगाया था। ये चीज़ शियान देख लेता है, इसीलिए वो रास्ते में जियाओ से पूछ लेता है कि क्या उसे उसकी मॉम से घिन आती है, आखिर उसने उसकी मॉम का यूज़ किया और लिपस्टिक डस्टबिन में क्यों फेंका। रियलिटी में तो जियाओ को लान की बीमारी से घिन आती थी, पर वो शियान के सामने झूठ कहती है कि वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा केयरफुल रह रही है, क्योंकि ये बच्चा उनका ग्रैंड चाइल्ड भी है, जो कि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर शियान उसका झूठ समझ जाता है और इस बात को लेकर दोनों के बीच थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट होती है। वहीं जैन को योयो की फिक्र हो रही थी। वो जब घर में रहती है तो घर से बाहर ही नहीं निकलती, और जब घर से बाहर निकलती है तो उसका कोई अता पता ही नहीं रहता। वो ये चीज़ अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन मॉम शांति से सो रही थी, इसलिए जैंग अगले दिन योयो की कंपनी देखने जाने का डिसाइड करते हैं। इधर योयो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका बॉस इतना अमीर होने के बाद भी इस सेमेस्टर में जॉब क्यों कर रहा है। उनके पास पैसा, प्रॉपर्टी, कॉस्टली कार सब कुछ है, तो भला इस कब्रिस्तान का केयर टेकर बनकर उन्हें क्या मिलेगा। फरहान के मुताबिक एक दिन सभी को मरना है और मरकर सबको ऐसे किसी सेमेट्री में अपनी मौत के बाद लाइफ जीनी है। उनके एंसेस्टर ने उनके लिए बहुत प्रॉपर्टी छोड़ी है, इसलिए उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ इस सेमेट्री को संभालने में लगाने का डिसाइड किया है, और सच कहे तो वो अपनी इस लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश हैं। योयोहान की इन बातों से इम्प्रेस हो जाती है। आजकल उसे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। तभी दोनों को उनकी डॉग की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि वो इतनी रात को भौंके जा रहा था, और रात में भला कोई नॉर्मल पर्सन इस सेमेट्री में क्यों आएगा। योयो उसे आवाज़ देकर घर के अंदर बुला लेती है। तब हान उसे रात को सेमेट्री में ज़ोर ज़ोर से बात करने, चिल्लाने और इधर उधर घूमने से मना करता है।
दूसरी तरफ चैंग अपने स्ट्रॉन्ग बाइसेप की फोटो शुकाई को भेजने वाला था। उसकी बेटियां उसकी इन हरकतों को देख रही थी, इसीलिए चैंग छुपकर अपने बाइसेप की फोटो क्लिक कर शुकाई को भेज देता है, जो देखकर शुकाई का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे नहीं पता था कि चैंग इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इस टाइम उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती। वहीं शाओ अपनी मैट्रिमोनी ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज में देखती है कि रान और वो क्लाइंट एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं और रान ने उस क्लाइंट को भी शाओ से प्यार होने के बारे में बोला है। ये चीज़ शाओ के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग थी। वो चाहती थी कि रान किसी और के साथ शादी कर ले और उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन यहाँ तो रान लड़कियों से मिलता था पर शाओ से प्यार होने के बारे में उन्हें क्लियरली बोल देता था। वहीं शान बच्चों को लेकर शुकाई के घर पर आ गया था, जहाँ वो उसे चैंग के बारे में पूछता है। उसके मुताबिक अगर शू चैंग से शादी करने वाली है तो उसे चैंग के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, आखिर चैंग उसके बच्चों का स्टेप डैड बनेगा। पर शुका इस मामले से शान को दूर रहने को बोलती है। उसके बच्चों की स्टेप मॉम जाओ को लाने से पहले उसने भी तो उसे नहीं पूछा था ना, तो शान भी उसकी लाइफ में दखल ना दे। ये सुनकर शान वहाँ से चला जाता है। उनकी ये सभी बातें जाओ सुन रही थी, इसलिए वो मैसेज करके शुकाई को इस तरीके से शान से दूर रहने के लिए बोलती है। अभी उसके और शान के बीच सब कुछ ठीक हो रहा है, तो कभी शुकाई शान की लाइफ में वापस आकर उनकी लाइफ खराब ना करे। शुकाई के मुताबिक उसे शान की जैसी गलती फिर कभी नहीं करनी है। शान को जाओ अपनी लाइफ में रख सकती है, उसे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इधर चैंग को अपनी बेटियां उनके रूम में नहीं मिलती, क्योंकि वो उसके रूम में उसके साथ सोने के लिए आई थी। चैंग उन्हें एक रात के लिए अपने पास सुला लेता है और उन्हें बेड टाइम स्टोरी सुनाता है। दूसरी तरफ शुकाई भी अपने बच्चों को अपने स्टाइल में स्टोरी सुना रही थी। उसके बाद वो सोने के लिए जाती हैं, तो शाओ अपनी परेशानी लेकर बैठ जाती हैं। वो शुकाई से जानना चाहती थी कि शादी अच्छी चीज़ होती है या फिर नहीं, क्योंकि उसकी तो अब तक शादी ही नहीं हुई। यहाँ पर शुकाई के मुताबिक शादी एक सिटी की तरह है, अगर तुम इस सिटी में एडजस्ट और सर्वाइव कर पा रहे हो तो वहीं रह लो, नहीं तो सिटी यानी कि शादी चेंज कर लो। जहाँ पर तुम्हारी खुशी नहीं, उस शादी का कोई भी फायदा नहीं है। शादी का मतलब पार्टनरशिप और लॉयल्टी है, ये दोनों ही चीज़ उसे शान से नहीं मिली, इसलिए उनकी शादी भी खत्म हो गई। उसी टाइम शुकाई को चैंग का मैसेज आता है, जो उसे क्यूट इमोजीज भेज रहा था। उन्हें देखकर शुकाई को बहुत ही खुशी मिलती है। वहीं जियाओ ने आज जिस तरीके से उसकी मॉम के साथ बिहेव किया था, उस बात से शान नाराज था। वो बाहर सोफे पर सो रहा था। ये देखकर जियाओ उसे अबॉर्शन करने की धमकी देती है। तब शान मजबूरी में उसके साथ बेड पर आकर सो जाता है और जियाओ उसे हक करके सोती है। लेकिन शान को देखकर ही पता चल रहा था कि आजकल उसे जियाओ के करीब रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद हम योयो को देखते हैं, जो कि सोने से पहले शीट मास्क लगा रही थी। तभी उसे बाहर किसी की आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए वो एक टॉर्च और टीजर गन के साथ बाहर चेक करने के लिए जाती है। उसके बाहर जाते ही डॉग को पता चल चुका था, इसलिए वो भौंक भौंक कर हान को जगाता है। पहले तो हान को लगता है कि डॉग को बाथरूम जाना होगा, लेकिन जब वो योयो के रूम के पास भौंक रहा था तो हान समझ जाता है कि वो इतनी रात को बाहर गई है। इसलिए हान एक तलवार लेकर डॉग के साथ योयो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सिमेट्री में डॉग को योयो मिल जाती है, लेकिन उसके फेस में शीट मास्क देखकर हान उसे गलती से घोस्ट समझ लेता है। हान डर कर भागने वाला था, पर योयो अपना शीट मास्क हटाकर उसे रोक लेती है। अब हान तो डरा हुआ था। तभी उनके सामने एक छोटा बच्चा दिखता है, जिसे दोनों एक घोस्ट समझ लेते हैं। योयो तो डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाती है और वो बच्चा भी रोए जा रहा था। हान को समझ नहीं आता कि वो योयो को संभाले या फिर इस घोस्ट बच्चे से भागे। अब ऐसे ही सुबह हो जाती है और सुबह उस बच्चे के फादर उसे लेने के लिए आते हैं, जो कि उस बच्चे पर बहुत ही गुस्सा करते हैं कि आखिर वो बिना बताए इतनी रात को घर से कैसे भाग सकता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस बच्चे की मॉम की मौत हो चुकी है, जिन्हें इसी सिमेट्री में दफनाया गया है। वो अपनी मॉम को मिस कर रहा था। उसे लगा कि यहाँ पर उसकी मॉम की घोस्ट उसे मिल जाएगी और वो उनसे बात करेगा, इसलिए वो इतनी रात को सिमेट्री में आ गया था। उसकी बातें सुनकर उसके फादर के साथ साथ योयो और हान भी इमोशनल हो जाते हैं। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को हक करते हैं और उसकी मॉम को याद करते हैं। फादर अपने बेटे से यहाँ पर माफ़ी मांगते हैं कि वो उसकी मॉम को बचा नहीं पाए, लेकिन वो उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी मॉम की कमी उसे महसूस नहीं होने देंगे। जिसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हान योयो पर गुस्सा करता है कि आखिर वो किसी नॉर्मल लड़की की तरह क्यों बिहेव नहीं करती और इतनी रात को भला सिमेट्री में ऐसे कैसे घूम सकती है। ऊपर से योयो एक बच्चे को देखकर बेहोश हो गई थी। अब दोनों की इसी नोकझोंक के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।